चलिए क्या किसी को पता है वेक्टर्स क्या होते हैं? क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा, क्या होते हैं? देखिए फिजिक्स में ना, फिजिक्स में दो क्वांटिटीज होती हैं, तीन बोलते हैं वैसे तो जनरली, हायर ऑर्डर जब आप हायर फिजिक्स पढ़ते हो तो। और मैं तो कहता हूँ एक ही है, उसके दो पार्ट हैं, बट ठीक है फिलहाल के लिए समझने के लिए तुम अभी के लिए दो पार्ट में समझ सकते हो। फिजिक्स में दो क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, ये बहुत काम का है, तो उसको पूरा ध्यान से सुनो, ठीक है? मुझे पता है तुम लोगों को सब कुछ पता है कि इसको मैग्नीट्यूड चाहिए, इसको डायरेक्शन चाहिए। मैं इससे अलग हटके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, तो थोड़ी सी मेरी बात को समझना। डायरेक्शन और इसी की बातों को समझाऊंगा, एक बार समझना प्लीज, है ना? अच्छा, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम क्या देख पा रहे हो? सर हम ऐसा देख पा रहे हैं कि अर्थ के अराउंड, हम ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट मूव कर रही है। एक सैटेलाइट कुछ ऐसे ऑर्बिट में मूव कर रही है ना? अब अगर तुम ध्यान से देखो तो लेट्स से दिस पॉइंट बी और दिस पॉइंट ए, मैं यहां मार्क कर देता हूँ, वीडियो में मार्किंग नहीं होगी, तो बी और ए। यहां पर जब सैटेलाइट टर्न लेती है, देखो जब ये यहाँ पर टर्न ले रही है, तो टर्न लेने के दौरान जैसे ये बी से भी मुड़कर गई, तो हो सकता था ना ये ऐसे सीधी चली जाए और ए से जब मुड़कर निकले तो ऐसी सामने आ जाए। लेकिन सर कुछ ना कुछ है अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो इसको अपनी तरफ खींचे हुए है, जिस कारण से ये इस पाथ पर ही गोल घूमती है, इस पाथ को कभी भी छोड़कर जा नहीं पाती। अरे बोलो ना यार, ऐसा कौन है? मतलब यहां से कहानी समझ में आती है कि फिजिक्स में कुछ तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, शायद से तुम में से बहुतों को नाम पता हो, मैं उस नाम को भी जानना ही नहीं चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि फिजिक्स में एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन के साथ लग रही है। सबको पता है यहाँ पे फोर्स लग रहा है जो कि इसको खींच रहा है अंदर की तरफ। हो सकता था ना कि ये फोर्स बाहर की तरफ भी लग जाए। तो मतलब हमें फोर्स का ध्यान रखते टाइम कितनी ताकत से खींचना है, कितनी वैल्यू से खींचना है, उससे ज्यादा किस डायरेक्शन में खींचना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इसमें। बोलो यार, यहां पर कितनी ताकत से खींचना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरफ लगाना है इस फोर्स को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, मींस डायरेक्शन। मतलब फिजिक्स में एक ऐसी क्वांटिटी होती है, या फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज ऐसी है, 3 4 5 10, जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अच्छा, एक और डायग्राम देखो यहाँ पे। अगर तुम ध्यान से देखो, तुम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो जो ये ब्लू ड्रेस में जब लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ मूव करता है, तो जो ट्रॉली है ये भी राइट की तरफ मूव होती है। और जब ये लेफ्ट की तरफ पुश करता है तो ट्रॉली भी लेफ्ट की तरफ पुश होती है। ये दिमाग में क्या पिक्चर जनरेट कर रहा है कि फिजिक्स पढ़ते समय एक ऐसी क्वांटिटी जरूर यूज में आएगी जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। अरे बोलो यार, सबको कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, एवरीवन इन द क्लास? ग्रेट। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एक ट्रॉली है ऐसी, ब्लैक ले लेते हैं, ये एक ट्रॉली है। जिसको एक आदमी इस तरफ खींच रहा है। लेकिन ये ट्रॉली कैसा मूव कर रही है? सर सीधा हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, मोशन, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है इस ट्रॉली। खींच किधर रहा है वो? इधर, ब्लैक एरो की तरफ, लेकिन मूव किधर कर रही है? इधर। इसका मतलब यहां से एक और कहानी समझ में आती है कि जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है,
उस डायरेक्शन में नहीं, कहीं और मोशन हो रहा है। हो सकता है फोर्स ऐसा होगा, ट्रॉली का वेट अर्थ से नीचे की तरफ लग रहा होगा, वेट ऑफ द ट्रॉली, तुम सबको पता है ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है हर चीज को, तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो कुछ इसका और इसका नेट इफेक्ट ऐसा जनरेट हो रहा है कि मोशन इसी डायरेक्शन में हो पा रहा है। मतलब सर अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में लगने वाली चीजों का नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। अरे हाँ ना बोलो यार। अभी तक हमने क्या समझा पहले के दो वीडियो में कि फिजिक्स में कोई क्वांटिटी होती है जिनको डायरेक्शन भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि अगर इस केस में बात करें तो ये प्रूफ करता है कि अगर एक फोर्स इधर लग रहा है और ट्रॉली का वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो नेट इफेक्ट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब दो अलग अलग चीजों का इफेक्ट देखना भी सीखना पड़ेगा हमको। तो यहां पर हम नॉर्मल मैथ से काम नहीं कर सकते। नॉर्मल मैथ्स मतलब मैं कहूं एल्जेब्रिक मैथ्स, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स से काम चलने वाला नहीं है। यहां पर वैल्यू के साथ या मैं कहूं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक डायरेक्शन भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तुम्हारे सामने समझ में आया ना डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, हर किसी को समझ में आई ना ये बात? एवरीवन, ऑल 65? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें अब ये बात ध्यान रखना पड़ेगी कि जब भी हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, जब भी हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, प्लस एक स्पेशल एडिशन लॉ है, नॉर्मल एडिशन नहीं है, एक एडिशन लॉ है, या मैं कहूं एक वेक्टर एडिशन लॉ है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर इन तीन पैरामीटर्स को फॉलो कर जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। सर हमने तो बचपन में पढ़ा था पहले दो से ही काम हो जाता है। क्या पढ़ा था हमने कि पहले दो से ही काम हो जाता है? अच्छा, तो इधर देखो, तुमने ऐसा डायग्राम पढ़ा था क्या? R1 ओम, R2 ओम, यहां से I करंट जा रहा है, इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते थे। यहाँ पर I1 जाता था, यहाँ पर I2 जाता था, और यहाँ वापस I लिख देते थे और एक इक्वेशन लिखते थे, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। बोलो यार, लिखते थे? ऐसा लिखते थे। तो यहाँ पर तो देखो करंट का डायरेक्शन होता है, और तुम ऐड उसे कैसे कर देते हो? एल्जेब्रिकली। तुम ऐड कैसे कर देते हो उसे? एल्जेब्रिकली। यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नाम की कोई चीज नहीं है श्रेय, तुम उसे ऐड कैसे कर देते हो? एल्जेब्रिकली। तो ये वेक्टर हुआ क्या? नो, ये वेक्टर नहीं है। करंट, क्या करंट वेक्टर हुआ? नो, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अगर इसे वेक्टर होना है तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर एडिशन लॉ भी फॉलो करना है। अगर ये वेक्टर एडिशन का जो भी लॉ होगा, जैसे कि तुमने बचपन में सीखा था 2 और 3 को ऐड करते हैं तो एक ऐसी लाइन खींच लो, एक ऐसी खींच लो, सबको काउंट कर लो और 5 लिख दो। तुमने एक तरीका सीखा था, ऐसा अब मैं तुम्हें फिजिक्स में सिखाऊंगा वेक्टर को जोड़ने का तरीका। ठीक है, तो वो तरीका जब तक कोई फिजिकल क्वांटिटी फॉलो नहीं करती हम उसे वेक्टर बोल नहीं सकते। तो आज के बाद कोई पूछेगा वेक्टर क्या होते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, एज वेल एज वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और वहीं पर ऐसी क्वांटिटी जिनको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर हुआ क्या सभी को ये बात?
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि वेक्टर से थोड़ा और आगे चलेंगे। एक और क्वांटिटी होती है जिसको कहते हैं टेंसर। आपके लिए होमवर्क है कि आप जरा इसे पता करके आए टेंसर क्या होता है। थोड़ा सोचे इस बारे में और मुझे जवाब देना। आराम से पढ़ना, कुछ कुछ पता लगेगा, ढूंढना उसे। टेंशन नहीं कह रहा हूं मैं, टेंशन इन अ स्ट्रिंग नहीं कह रहा हूं। टेंशन इन अ स्ट्रिंग बेटा मैं इतना बड़ा शब्द तो बोला ही नहीं, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं टेंसर। क्या लिखा है मैंने? टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? क्या ये वेक्टर ही होती है? क्या ये सिर्फ स्केलर ही होती है? या स्केलर और वेक्टर का कंबाइंड फॉर्म होती है? थोड़ा ऐसा कुछ कुछ होता है, पता करके आना आप लोग, है ना। आगे चलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज, करंट जर्क के बारे में हम अभी थोड़ा सा रुक कर डिस्कस करेंगे। जर्क एग्जैक्टली क्या होते हैं थोड़ा सा रुक जाते हैं अपन, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वेक्टर शो कैसे किए जाते हैं देखो। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो। द फिजिकल क्वांटिटी मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या फॉलो करना चाहिए? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, यहां तक कहानी समझ में आती है। तो अब वेक्टर शो कैसे किया जाता है? तो वेक्टर एक एरो से शो किया जाता है। कैसे शो किया जाता है? एरो से। इसे कहते हैं हेड और इसे कहते हैं टेल। इसे कहते हैं हेड, इसे कहते हैं टेल, और इसे कहते हैं लेंथ ऑफ द वेक्टर। ये लेंथ ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। मैग्नीट्यूड, मैं भी सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि मेरे से नहीं हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इसके बराबर होती है, ठीक है। इतनी कहानी समझे? सभी लोग लिखो इतना। ये लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड मतलब ये जो डायग्राम है ना, ये एरो है। ये एरो जितना लंबा बनेगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है ए और एक फिजिकल क्वांटिटी है बी। ये ए है और ये बी है। तो इट सिंपली शोज कि ए का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। बस ये इतना बताता है, समझे। हालांकि हम इसका बहुत कम यूज करेंगे, लेकिन जब आपको दो तीन वेक्टर एक साथ, कभी कोई नीट में क्वेश्चन आ गया, दो तीन वेक्टर एक साथ दिख गए, तो वहां पे आप डायग्राम में लेंथ ऑफ द वेक्टर देख के पता कर सकते हैं किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सिर्फ इतना ही रेफरेंस है इसका, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे बताते हैं? हाँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे बताते हैं? जैसे कि मान लीजिए फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ और उसके ऊपर एरो बन जाएगा, इट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो v वेक्टर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो a वेक्टर। समझे इतना? सभी लोगों को इतनी कहानी क्लियर हुई? इसे फटाफट लिखो, आगे देखते हैं। तो ये तो हो गए वेक्टर की बातें, कि वेक्टर का ये जो पार्ट होता है इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, वेक्टर ऐसे दिखाते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आती है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर ऐड करने के या वेक्टर का एल्जेब्रा फॉलो करना चाहिए, है ना। इतनी कहानी हमको समझ में आती है। अच्छा, अब देखो एक टर्म आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मान लो जैसे कि ए वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्या पढ़ते हैं इसको? मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्या पढ़ते हैं? मॉड ऑफ ए वेक्टर।
या कहीं पर भी आपको पूरे फिजिक्स में ऐसा लिखा दिख रहा है, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, ना ही कि उसके डायरेक्शन की। किसकी बात की जा रही है? उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, ना ही कि उसके डायरेक्शन की। जहां कहीं भी आपको ऐसा लिखा दिख रहा है, समझ रहे हो इतनी बात? तो इसे कहते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो एक जनरल नोट लिख लो, नोट फिजिकल क्वांटिटी expressed as n into u, या अभी n into u भी रहने दो, expressed with magnitude and direction। बस इतना याद रखो आप लोग अभी के लिए, फिलहाल के लिए। इसको n into u का कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा, समझे इतना? तुम्हें ये याद रखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी पे 5 न्यूटन का नॉर्थ में फोर्स लग रहा है। नॉर्थ मतलब ये, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 5 न्यूटन का नॉर्थ में फोर्स लग रहा है। अब अगर मैं लिख दूं, इससे कहेंगे एफ वेक्टर, लेकिन मैं लिख दूं सिर्फ एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मुझे कोई मतलब नहीं है कि नॉर्थ में लग रहा है कि साउथ में, इट इज ओनली 5 न्यूटन। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। समझे इतनी बात अच्छे से सभी लोग? इसे लिखें फटाफट। अगर ये एक बॉक्स है, सब लोग इधर ध्यान देना, इस पर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है? ये किधर लग रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी टुवर्ड्स राइट। और ये एक बॉक्स है, इस पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है? तो फोर्स वेक्टर दोनों केस में 5 न्यूटन ही लिखा जाएगा। सॉरी, फोर्स वेक्टर अगर मैं दोनों केस में बात करूं तो इस केस में लिखा जाएगा एफ वेक्टर 5 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, और यहां पर लिखा जाएगा एफ वेक्टर 5 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। कभी भी ऐसा मत पूछना कि सर क्या ये एरो डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन नहीं बताता। ये सिर्फ ये चिन्ह देता है, या ये हमारे दिमाग में इमेज देता है कि हमारी जो ये क्वांटिटी है एफ, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन हमेशा स्पेसिफाई करना पड़ता है किधर है, समझा हर कोई? कभी भी मेरे से पूरे फिजिक्स में ये मत कहना कि सर राइट जा रहे थे तो एरो राइट था, अब लेफ्ट जा रहे हैं तो एरो इधर कर दो, नहीं, ये गलत है, ठीक है? समझे सब लोग? ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि एबीसी वेक्टर है, इसमें इनका कोई भी डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। डायरेक्शन मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगी। नहीं, मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वो। मैग्नीट्यूड की तो चर्चा ही नहीं कर रहे, अभी लिखना सिखाऊंगा वेक्टर, रुको। कॉपी में अभी सुनते चलो, देखो अब मैं फटाफट थोड़ा बोलता हूं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन? टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने टाइप के हो सकते हैं? सबसे पहला पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनना, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात करेंगे। वेक्टर इन सेम डायरेक्शन can be of different magnitude. Vector in same direction and can be of different magnitude are known as parallel vector. क्या कहलाते हैं? Parallel vector.
ये ए वेक्टर है और ये छोटा सा बी वेक्टर है। तो साफ दिख रहा है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये हमने बना दिया यहाँ पे वेक्टर डायग्राम, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्लियर हुई बात। सेकेंड बात करते हैं हम एंटी पैरेलल वेक्टर की। किसकी बात करते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैन बी ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, या कैन बी हटा दो, सिर्फ डिफरेंट मैग्नीट्यूड लिखो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये क्या कहलाते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं ना उस पर ध्यान दे लो, सेम होगा तो वो भी सिखाऊंगा मैं। मान लो एक वेक्टर है अपने पास में ए, ये है ए वेक्टर, तो ठीक इसके ऑपोजिट है बी वेक्टर। देखो ऑपोजिट बोला है मैंने, ऐसा नहीं कि ये ए और ये बी और कह रहे हो एंटी पैरेलल। ये एंटी पैरेलल का एग्जाम्पल नहीं है। एंटी पैरेलल में अपोजिट, बिल्कुल विपरीत दिशा में होना चाहिए। अगर किसी ने कहा कि ये है हमारा ए वेक्टर, तो इसका जस्ट अपोजिट अगर इधर बी होगा तो ही मैं कहूंगा कि ये क्या बन चुके हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। समझ में आया इतना हर किसी को। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर समझ में आ गए तो लिखो फटाफट। वेक्टर तो मतलब आप लोग सीख ही लो। कूलम्स लॉ, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होगा, दो चार्ज पे लगने वाला फोर्स, आते ही वेक्टर एडिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लिख लिया ना सबने। थर्ड देखते हैं हम, दैट इज इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। फोर्थ आता है अनइक्वल वेक्टर। क्या आता है, अनइक्वल वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। सेम मैग्नीट्यूड, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट भी नहीं कहूंगा मैं, ऑपोजिट कहूंगा। सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ये ए वेक्टर ऐसा है तो बी वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन इसके ऑपोजिट लग रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं, इक्वल, अनइक्वल वेक्टर्स। सो दीज आर द टू इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर्स। फटाफट लिखो। अच्छा, इसमें नोट करना, अनइक्वल को ही नेगेटिव या ऑपोजिट वेक्टर भी कहते हैं। अनइक्वल को ही नेगेटिव या ऑपोजिट वेक्टर भी कहते हैं। मैं थोड़ा नेगेटिव वेक्टर समझाऊंगा, 2 मिनट इधर सुन लो मेरी बात पहले सब लोग। इधर देखो सब लोग, मान लो जैसे कि ए वेक्टर कुछ, अब वेक्टर क्वांटिटीज बहुत सारी होती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद में आ जाएगा तुम्हारा टॉर्क, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, और भी आगे तुम पढ़ते जाओगे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी बहुत सारी होंगी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, मान लो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर है, ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ए वेक्टर ऐसा है अपना,
ठीक है, तो माइनस ए वेक्टर किधर होगा सर? बिल्कुल इसके अपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड का, ये माइनस ए वेक्टर। तो ये भी क्या हो गया? अनइक्वल वेक्टर ही तो हो गया, या ये नेगेटिव वेक्टर ही तो हो गया, या ये अपोजिट वेक्टर ही तो हो गया। बोलो यार, क्लियर हुई बात हर किसी को? नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम, दिशा बदल दो। क्या होता है नेगेटिव वेक्टर का मतलब? मैग्नीट्यूड सेम और दिशा बदल दो। मैंने तुमसे कहा कि बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाकर जा रहा है, ये रहा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और बी वेक्टर यहां से 30 डिग्री बनाकर जा रहा है, ये रहा बी वेक्टर। बताओ माइनस बी वेक्टर किधर होगा? तो तुम कहोगे सर बिल्कुल इसके पीछे बनाओ, सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अलग है। बिल्कुल सही, बट इसका कोई सेंस नहीं है। तुम नामकरण तो कितना भी कर सकते हो, बट इसका कोई सेंस नहीं है। पॉजिटिव वेक्टर चाहो तो बोल लो इक्वल वेक्टर्स को, बट कोई सेंस नहीं बनता। ए और बी सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, इक्वली हो गए। ठीक है, तो इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर एनी मैग्नीट्यूड, एनी मैग्नीट्यूड, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, एनी डायरेक्शन, बट स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल ऐसा, एक ए वेक्टर ऐसा जा रहा है, एक बी वेक्टर ऐसा जा रहा है, एक सी वेक्टर ऐसा जा रहा है, एक डी वेक्टर ऐसा जा रहा है, एक ई वेक्टर बिल्कुल ऊपर जा रहा है। ये सब अलग अलग मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, लेकिन इनका ओरिजिन क्या है? एक कॉमन पॉइंट है। तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं? को इनिशियल वेक्टर। फिर हमारे पास में आता है को टर्मिनस वेक्टर। क्या आता है? को टर्मिनस वेक्टर। ये क्या होते हैं सर? ये होते हैं एनी वेक्टर, एनी मैग्नीट्यूड, मतलब एनी मैग्नीट्यूड, कुछ भी मैग्नीट्यूड का होगा, एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में हो सकते हैं ये, बट टर्मिनेट एट सेम पॉइंट। जैसे कि ये पॉइंट है, यहां से एक ए वेक्टर है इधर लग रहा है, एक ए वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, एक ए सी वेक्टर ऐसा लग रहा है, एक डी वेक्टर ऊपर की तरफ लग रहा है, एक छोटा सा ये ई वेक्टर भी लग गया। तो ये सब अलग अलग मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, बट ये एक ही पॉइंट पर आकर खत्म हो रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस का एग्जाम्पल, अगर तुम लोगों ने कभी वॉश बेसिन में खूब सारा जब पानी इकट्ठा हो जाता है और हम सडनली एग्जिट वॉल्व या एग्जिट एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिखता है, ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि बहुत सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में आके खत्म हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोटर्मिनस वेक्टर। और को इनिशियल वेक्टर का एग्जांपल है कि अगर मान लो एक ही पाइप है, इस पाइप में से पानी को हम यहाँ से ऊपर कर दे तो पानी हर दिशा में ऐसा ऐसा गिरेगा ना, तो बहुत सारे वेलोसिटी के पार्टिकल के वेक्टर बन जाएंगे। तो ये हो गया को इनिशियल। समझे इतना? फटाफट लिखें। अब दो वेक्टर और पढ़ते हैं, को प्लेनर और कॉन्करेंट। पहले कॉन्करेंट पढ़ लेते हैं। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट लाइन सबने पढ़ी होगी, कॉन्करेंट लाइंस या वेक्टर बोलना चाहिए यहाँ पे। तो ये क्या होते हैं? जो कि एक ही पॉइंट से पास हो, passes from one single point। ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से पास हो उन्हें कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। ठीक है, चलिए अच्छा ये लिख लीजिए। ठीक है, ये एग्जांपल लिख लीजिएगा। एक और लिख लो यार, वो कभी कभी वो भी यूज में आता है, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, इधर देखो, इधर देखो सब लोग, तुम लोग स्क्रीन पर देख रहे हो तो स्क्रीन में एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर,
एक वेक्टर ऐसा है सी वेक्टर, ये सब स्क्रीन के ही प्लेन में है ना, ये सब स्क्रीन के ही प्लेन में है। अच्छा, अब अगर मान लो एक वेक्टर स्क्रीन से तुम्हारे चेहरे की तरफ आ जाए या कहीं और निकल जाए तो प्लेन चेंज हो गया ना। तो जब तक वेक्टर, व्हेन वेक्टर आर इन सेम प्लेन, वेक्टर आर इन सेम प्लेन, तो वो क्या कहलाते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। क्या कहलाते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। जब तक वेक्टर एक ही प्लेन में, व्हेन वेक्टर आर इन सेम प्लेन, दे आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। They are known as coplanar vector. Unit vector. अब यूनिट वेक्टर क्या होते हैं समझो। मैं दो तीन बातें इसमें समझाऊंगा। पहली बात तो ये, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। इसको दिखाते हैं ऐसा, जैसे जो भी वेक्टर का नाम होगा ना उसके ऊपर ऐसी कैप लगा देंगे, ठीक है। जैसे ए वेक्टर है, तो एक वेक्टर जो कि अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाए उसको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। क्या ये हर बच्चे को समझ में आया जो मैंने लिखा है? जैसे कि मान लो एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का राइट की तरफ, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है? 1 न्यूटन ईस्ट, ठीक है। ये तो मानते हो ना, फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? 1 न्यूटन ईस्ट। तो एक वेक्टर जो कि 1 न्यूटन ईस्ट और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 से डिवाइड हो जाए तो इसको क्या कहते हैं हम? यूनिट वेक्टर। समझे इतनी बात? जरूरी नहीं है मैं 10 न्यूटन ले लेता तो यहाँ पे 10 अपॉन में 10 आ जाता, ठीक है ना। अभी मैं मैग्नीट्यूड लिखना सिखाऊंगा, अभी मैं जो बोल रहा हूं उसकी बहुत ज्यादा फील नहीं आएगी, इसीलिए डेफिनेशन याद रखो बस, क्योंकि मैंने अभी लिखना नहीं सिखाया है वेक्टर, अभी सिर्फ मैंने नाम बताए वेक्टर के। तो ये 10 ईस्ट वीस्ट से इतना क्लियर नहीं होगा, थोड़ा मुझे टाइम तो दे दो। अब देखो ये बातें चालू हो गई, 10 बाय 10 1। तुम इतने तेज हो तो तुम ही पढ़ लो, है बेटा। चलो एक और डेफिनेशन होती है, बस अभी इतना ध्यान रखो कि एक वेक्टर जो अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाए। अभी तो मैंने तुम्हें लिखना ही नहीं सिखाया कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? थोड़ा तो टाइम दो। वैसे 10 बाय 10 1 बिल्कुल सही है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, मुझे थोड़ा टाइम दो। यहां से एक और बात है जो कि अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखो, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए यूनिट, ऐसा लिख सकते हैं क्या? जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है ये समझे क्या? जितना भी ब्लैक पेन से लिखा है समझे? अच्छा, ये समझे तो देखो अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ। मतलब सर, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा कह दे कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, अभी उसका नाम नहीं पता, वो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है 20 और उसका डायरेक्शन आपको दिख रहा है ईस्ट, तो आप उसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो 20 ईस्ट। बोलो, ये उस फिजिकल क्वांटिटी, मान लो फिजिकल क्वांटिटी बी, तो ये आपने बी वेक्टर लिखना सिखा दिया हमें नहीं चाहते हुए भी। हमें तो पता ही नहीं था और हमने बी वेक्टर लिख दिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी लिख दिया और डायरेक्शन भी लिख दिया। अरे यार, सभी लोग जवाब देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा और रुकना। अब एक वेक्टर की, इसकी यूनिट वेक्टर की एक और डेफिनेशन होती है जो सब चिल्ला रहे हैं,
वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, फिर इसका मतलब क्या रहा, मजा क्या रहा इसको पढ़ने में, इसका काम है डायरेक्शन बताना। देखो तुमने लिखा था ना 30 ईस्ट, अभी तुम लिखे थे ना 20 30 जो भी था, क्या लिखे थे, ईस्ट ही लिखे थे ना। तो इस यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, इसका ये कैप का ए कैप बोलते हैं इसको, कैसे पढ़ते हैं, ए कैप बोल लो या ए यूनिट बोल लो, जो तुम्हें पसंद। तो इस ए कैप का काम क्या होता है, डायरेक्शन दिखाना। क्या काम होता है, डायरेक्शन दिखाना। आई क्या बात समझ में, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर का, और इसका काम क्या होता है, डायरेक्शन दिखाना। जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इनडायरेक्टली समझा दिया कि किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दे तो वो वेक्टर बन जाता है। हाँ या ना बोलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा टाइम दो, अभी थोड़ा और डेवलप करने दो, उनको चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब नोट, पहला नोट सबसे काम का, हमारे पास में कितनी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस है। ठीक है, मत लिखो, मैं लिखवा दूंगा यार, पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो, क्या टाइम दूंगा ना लिखने का। सुन लो पहले, मेरे को एक बार में सब कुछ समझा दें दो। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है। आज से ये बेटा, अभी रुक जाओ, अभी पहले समझ लो, अभी पहले जो बोल रहा हूं समझो। आज से एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, जे कैप। और ये सब प्लस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस और प्लस जेड एक्सिस। तो प्लस जेड एक्सिस के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, के कैप। समझे इतना। तो अगर तुम्हें कहीं लिखा मिल जाए कि फलाना फलाना वेक्टर है बी वेक्टर जो कि है 7 आई कैप, तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल जाएगी ना, आई मतलब ये तो प्लस एक्स डायरेक्शन में है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है। हाँ या ना बोलो जल्दी, एवरीवन, एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास, सब लोग जवाब दो। अगर मैंने कह दिया फलाना सी वेक्टर है 8 जे कैप, अरे ये तो ऊपर की दिशा में है और इसका मैग्नीट्यूड है वाई, इसका मैग्नीट्यूड है 8। अरे मासूमों, मैंने यहां पर यही तो पढ़ाया है, देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का गुणा ही वेक्टर बनाता है। मैं यहां पे लिख दूं 7 और डायरेक्शन लिख दूं जे, अरे 7 ऊपर की तरफ, दिशा भी मिल गई, मैग्नीट्यूड भी मिल गया। हाँ या ना सभी लोग, एवरीवन। ये काम है यूनिट वेक्टर का। क्या काम है यूनिट वेक्टर का, अब समझ में आया हर किसी को। और अगर अब सोचो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना, जो तुम मुझे कह रहे थे चैट पे, मैं तुम्हें सिर्फ इतना लिख देता, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, याद कर लो, समझ पाते क्या। इसका काम ही है डायरेक्शन बताना। ठीक है, अब देखो इधर, यदि मैं लिख दूं एक वेक्टर है जो कि कोई सी वेक्टर है जो कि 7i और 8j है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो यहाँ पे 7 मार्क करो सर, और यहाँ पे 8 मार्क करो, और ये दोनों लाइनें बना लो। अरे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा हो गया, ये रहा वो वेक्टर 7i 8j सी वेक्टर। अरे यार, समझे कि नहीं। एवरीवन इन द क्लास,
एकदम मजा आ जाना चाहिए टॉपिक में। ठीक है, हाँ एक एक करके आते हैं। अब मान लो एक डी वेक्टर है 7i 8j 12k, इसका मतलब 7 इधर, 7 और 8 तो ये हो गए, और 12 ऐसा आगे आ जाओ z डायरेक्शन में, तो ये क्या आ गया हमारा डी वेक्टर। अरे यार क्लियर हुआ इतना? नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में वो बोल सकता है -2i कैप -3j कैप, तो क्या दिक्कत है, होने दो -2i कैप -3j कैप, -2 इधर आएगा कहीं और -2j नीचे आएगा इधर कहीं, तो ये हमारा लोकेशन आ गई। ये हमारा एक और कोई वेक्टर हो गया -2 -3। समझे कि नहीं सब लोग? तो वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है ये समझ में आ गया, और यूनिट वेक्टर हमारी कितनी मदद करता है ये भी समझ में आ गया। ये एक रोड ब्लॉक है, ठीक है, और तुम गाड़ी चला रहे हो, तो अब बट ऑब्वियस है, ये तुम्हारी गाड़ी है, बट ऑब्वियस है वो इसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर वो इसी डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या गाड़ी कितनी तेजी से चल रही है उसका मैग्नीट्यूड? उसका मैग्नीट्यूड क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड क्या इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे? मैग्नीट्यूड। तो हम जब भी कोई वेक्टर लिखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि एक गाड़ी ऐसी चल रही है। अब अगर मान लो दूसरी गाड़ी भी चल रही होती और दोनों गाड़ी के बीच में हमें कुछ वेक्टर वेक्टर खेलना होता, तो हम क्या बोलते हैं कि अरे दूसरी गाड़ी भी तो इसी डायरेक्शन में चलेगी, तो यहाँ पे डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। तो कैलकुलेशन में हम इसको देखो, ये यूनिट वेक्टर का फायदा क्या है, एक बार मैं थोड़ा और इन डेप्थ समझाता हूँ। देखो यूनिट वेक्टर का फायदा क्या है, यूनिट वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो देखो देखो, अब तुमने बात पूछ ली है तो समझो। यहाँ पे अगर जैसे कि ये एक गाड़ी चल रही है और ये एक गाड़ी चल रही है, दोनों का डायरेक्शन क्या है सर? आई कैप है। मान लो ये 5i कैप मीटर पर सेकंड से चल रही है वेलोसिटी, और ये चल रही है 7i कैप मीटर पर सेकंड से। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है सोचो खुद, डायरेक्शन तो सेम है। अगर मैं कहूं कि दोनों की टोटल वेलोसिटी बताओ या इन दोनों वेक्टर को जोड़ दो, तो तुम कहोगे अरे डायरेक्शन तो सेम ही है सर, इररिस्पेक्टिव है, सीधे सीधे लिख दो 12i कैप। तो यूनिट वेक्टर ने मैथमेटिकली हमारी क्या मदद कर दी? यूनिट वेक्टर ने हमारी ये मदद कर दी कि उसने ना वेक्टर एडिशन को कन्वर्ट करना सिखा दिया काय में, नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन में, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे। अरे यार जब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हमें पता है कि डायरेक्शन एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो सीधे सीधे जोड़ दो। मान लो एक गाड़ी है, इस गाड़ी को तुम भी फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का और मैं भी फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन का। अब अपन दोनों का फोर्स का डायरेक्शन क्या है? जवाब दो। सेम ही तो है सर, सेम है तो आप सीधे सीधे लिख दो ना 15, टोटल फोर्स 15 लग रहा है, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता थोड़ी है। तो ये कैसे कर पाए हम? ये ऐसे कर पाए क्योंकि हमें पता था यहां पर आई है, यहां पर भी आई कैप है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में। तो जब डायरेक्शन सेम है तो फिर यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट कहता है कि सीधे सीधे जोड़ दो। तो हमें वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर में मिल जाए तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाता है एज कंपेयर टू वो कुछ और तरीके से पढ़ना पड़े। तो जैसे कि यहां पर एक फोर्स लग रहा है 15 का और एक लग रहा है ऊपर की तरफ 5 का, अब इन दोनों को जोड़ के तुम 20 थोड़ी लिख सकते हो, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ही अलग है, तो इफेक्टिव रिजल्ट ही अलग आना है। वो इफेक्टिव रिजल्ट हम निकालना सीखेंगे अभी। पहले इतनी बात समझ में आई कि वाई यूनिट वेक्टर, हाउ टू राइट यूनिट वेक्टर एंड वाई दे आर इंपॉर्टेंट सभी को? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये F में इधर ना बताते हुए, जैसे कि एक बॉडी है उस पर फोर्स लग रहा है F, ये F ना इधर बताते हुए मैं थोड़ा सा नीचे भी बता सकता हूं, या मैं इधर भी बता सकता हूं F।
है ना। तो एक वेक्टर को वेक्टर, तो ये ए वेक्टर देखो अभी भी इधर भी बताने में डायरेक्शन प्लस आई है, अभी भी प्लस आई है और अभी भी प्लस आई है। सो अ वेक्टर कैन बी मूव्ड पैरेलली। पैरेलली हम एक वेक्टर को मूव कर सकते हैं, ठीक है, समझे इतना। पैरेलली हम एक वेक्टर को मूव कर सकते हैं। अब इसका क्या यूज है अभी समझाता हूं। यहाँ पे देखो, मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और यहां कहीं पे पड़ा हुआ है हमारे पास में पैरेलली एज वेल एज अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द सेम लाइन। तो अपन इसको इधर बना लेते हैं। मान लो ये रहा बी वेक्टर इधर, ठीक है। अब मैं इस बी वेक्टर को कहां कहां मूव करा सकता हूं सर? इस पैरेलल लाइन पे मूव करा सकते हो, इस पैरेलल लाइन पे मूव करा सकते हो, इस पैरेलल लाइन पे, इस पैरेलल लाइन पे, ऐसे कहीं भी मूव करा सकते हो। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है। आगे भी दिखा सकता हूं ऐसे पैरेलल, है ना। तो अगर मैं इस बी वेक्टर को उठा के इधर ले आऊं तो ये क्या हो गया सर? दोनों वेक्टर्स की टेल जुड़ गई यहां पे। और जब दो वेक्टर्स की टेल जुड़ जाती है तो जो उनके बीच में एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? एंगल बिटवीन दी वेक्टर। क्या कहलाता है? एंगल बिटवीन दी वेक्टर। अरे यार बोलो ना यार। जब कभी भी दो वेक्टर्स की टेल के बिटवीन जो एंगल होगा उसी को हम क्या कहेंगे? नोन एज एंगल बिटवीन वेक्टर। अरे हाँ या ना? एक और समझते हैं क्वेश्चन। पहले इतना समझ में आया? देखो मैं अभी लिखने का टाइम दूंगा, पहले देखो। मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर ऐसा, और यहां पे है इस डायरेक्शन में ऐसा लगा हुआ है बी वेक्टर। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। मैंने पूछा इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो ये एंगल होगा क्या? नहीं। जब तक दोनों वेक्टर की पूंछ टेल नहीं जुड़ेगी जब तक उनके बीच में एंगल लिख नहीं सकते। तो इस वेक्टर को शिफ्ट करो, अब ये पैरेलली शिफ्ट हो सकता है यहां तक। तो इस वेक्टर को अपन उठाकर इधर भी तो बना सकते हैं, सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है। अब जो एंगल इनके बीच में बना है ये क्या है? थीटा, जिसको हम कहेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या कहेंगे हम? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझे हर कोई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये कहीं किताबों में नहीं दिया है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हम एंगल क्या ले दो वेक्टर्स के बीच में। आप लोगों को बात समझ में आई? एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है? ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये है, तो इनके बीच में एंगल कैसे लिखेंगे सर? इसको पैरेलली शिफ्ट करो, दोनों की पूंछ जोड़ो, जहां पर दोनों की पूंछ जुड़ेगी वो होगा इनके बीच का एंगल। समझ गए? हेड जॉइन नहीं करना है, ऐसा नहीं है। हेड जॉइन पर नहीं, हेड जॉइन करना ही नहीं है, तुम बस ये ध्यान रखो। सिर्फ दोनों की टेल जॉइन होगी तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? एंगल बिटवीन दी वेक्टर। या मैं कहूं अब दोनों की टेल बनने पर ये वाला नहीं लेते, मिनिमम एंगल बिटवीन दी वेक्टर लेते हैं। ये भी बन सकता है थीटा 1 और थीटा 2। तो कौन सा सिलेक्ट करें? तो हम सिलेक्ट करेंगे थीटा 1, मिनिमम एंगल बिटवीन दी वेक्टर। और क्लियर डेफिनेशन हो गई, मिनिमम एंगल बिटवीन दी वेक्टर। समझ गए क्या एवरीवन? यहां पर लिख लो मिनिमम एंगल। अभी लिखवा देता हूं, पहले समझ गए ये कहानी? थीटा 1 और थीटा 2। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दे कि दो वेक्टर के टेल जुड़े हुए हैं, ये है 60 डिग्री और ये है 300 डिग्री, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। अरे लेस देन 180 की कहां से बात आ गई यार इसमें?
अब 180 होगा तो एक केस बन गया ना कि दो वेक्टर ऐसे अपोजिट जुड़ जाएं, तो इनके बीच में इधर से देखो चाहे इधर से देखो 180 दिखना है, वो बात अलग हो गई, वो एक स्पेशल केस मान लो। पर मैं इसके अलावा सारे एंगल की बात कर रहा हूं। मान लो एक एंगल है ये और एक एंगल है ये है 60, ये है 30 डिग्री, बचा हुआ ये कितना हो गया 330 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, मिनिमम ऑफ द टू। दोनों की टेल्स चिपक गई और टेल्स चिपकने के बाद क्या बचा, 330 या 30, तो 300। समझे हर कोई? चलो लिखो फटाफट। हम अपनी क्लास यहीं पर आज रोकेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।